नमस्कार। औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों के व्यवसाय इलेक्ट्रीशियन के विषय सैद्धांतिक की पाठ्यचर्या में अंकित प्रसंग डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत के विषय पर आज मैं आप लोगों को प्रशिक्षण दूंगा। जैसा कि आप लोग डीसी जनरेटर के बारे में जानते हैं, डीसी जनरेटर एक प्रकार की मशीन होती है जिससे हमें डीसी प्रकार की विद्युत प्राप्त होती है। इसी के कार्य सिद्धांत के बारे में जैसा मैंने आप लोगों को बताया कि आज का ट्रेनिंग हम जो है प्राप्त करेंगे। आज के प्रशिक्षण के उपरांत आप यह समझने में सक्षम होंगे कि मशीन क्या होती है, उसके प्रकार क्या होते हैं, डीसी जनरेटर की परिभाषा क्या होती है, फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या होता है, डीसी जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत क्या होता है और डीसी जनरेटर में ईएमएफ का जनरेशन किस प्रकार होता है। इतना आज के हम ट्रेनिंग में समझेंगे। तो सबसे पहले हमें यह जानना है कि डीसी जनरेटर क्या होती है। तो जिसके लिए डीसी जनरेटर एक प्रकार की मशीन होती है जिसकी सहायता से हमें डीसी प्रकार की बिजली प्राप्त होती है। जैसा आप नीचे चित्र में देख रहे हैं, पूर्व में भी आप लोगों को बताया जा चुका है कि डीसी जनरेटर में मेन 3 पार्ट होते हैं। पहला चुंबकीय फ्लक्स, दूसरा रोटेशन और तीसरा कंडक्टर। जैसा कि आप यहाँ पे अंकित चित्र में नीचे जो चित्र प्रदर्शित किया गया है आप लोगों के लिए, उसमें आप स्पष्ट रूप से देख रहे हैं, ये आपका रोटेशन है, पोल है दोनों तरफ, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और बीच में आपका कंडक्टर रखा हुआ है और उस कंडक्टर में प्राप्त विद्युत जो उत्पन्न होती है उसको प्राप्त करने के लिए कम्यूटेटर जो है पीले रंग से दिखाया गया है और वहां से हम कार्बन ब्रश के द्वारा फ्लो ऑफ करंट प्राप्त करते हैं। तो डीसी जनरेटर जैसा कि आपको बताया गया कि एक प्रकार की मशीन होती है। तो डीसी जनरेटर में को आगे पढ़ने से पहले हम मशीनों के बारे में पढ़ें तो वो ज़्यादा हमें श्रेयस्कर होगा। जिसके लिए मशीन, जैसा कि आपको मालूम है, मशीन वह वस्तु होती है जो हमारे कार्य को आसान बना देती है, मशीन कहलाती है। यह सामान्यतः 2 प्रकार की होती है। जैसा कि आप लोगों ने मशीन के बारे में आप लोगों ने नाम सुना होगा, उसको देखा होगा, और वे सभी वस्तु यहाँ पे देखिए, वह वस्तु जो हमारे कार्य को आसान बना देती है मशीन कहलाती है। जैसा कि परिभाषा से स्पष्ट है, तो वे सभी वस्तुएं जो हमारे काम को आसान बनाती हैं वो मशीन कहलाती हैं। जैसे हम पानी निकालने के लिए कुएं से पंप का प्रयोग करते हैं, वह एक मशीन है। घिरनी का प्रयोग करते हैं, वह भी एक मशीन है। एक जगह से दूसरी जगह जाने के लिए हम मोटरसाइकिल का, साइकिल का इत्यादि का प्रयोग करते हैं, वह भी मशीन है। गेहूं को जो है आटा में बदलने के लिए हम जिस चक्की का प्रयोग करते हैं वह भी मशीन है। तो ये सारी चीजें क्या करती हैं, हमारे कार्य को आसान बना देती हैं, तो ये हमारी मशीन कहलाती हैं। अब मशीन हमारी कितने प्रकार की होती है, तो मशीन हमारी 2 प्रकार की होती है। पहला, जैसा आप देख रहे हैं सामने, विद्युत मशीन, और दूसरा यांत्रिक मशीन। तो विद्युत मशीनें वे सभी मशीनें जो विद्युत पर ही पूर्णतः आधारित होकर कार्य करती हैं, विद्युत मशीन कहलाती हैं। अर्थात इन मशीनों को काम करने के लिए बिजली की ही आवश्यकता होती है। बगैर बिजली के इन मशीनों का कोई अस्तित्व नहीं होता। अतः ऐसी मशीनें जिन्हें हम बिजली देंगे इनपुट में और आउटपुट में वो हमारा काम करती हैं, तो ऐसी सभी मशीनें हमारी विद्युत मशीनें कहलाती हैं। ये मशीनें भी हमारी सामान्यतः 3 प्रकार की होती हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि हमारी विद्युत भी 2 प्रकार की होती है। विद्युत करंट जो होता है वो हमारा 2 प्रकार का होता है, एक डीसी टाइप विद्युत करंट और दूसरा एसी टाइप विद्युत करंट। तो ये मशीनें हमारी 3 प्रकार की होती हैं, डीसी टाइप और एसी टाइप।
और तीसरा आपका है सार्वभौमिक टाइप, जिसे हम यूनिवर्सल टाइप मशीनें भी कहते हैं। तो यहाँ हम थोड़ा सा मशीनों के बारे में जान लें। डीसी टाइप मशीन, वे मशीनें जो पूर्णतः डीसी पर आधारित होती हैं, वही मशीनें हमारी डीसी टाइप मशीन कहलाती हैं। अर्थात ऐसी मशीन जिन्हें हम डीसी करंट देते हैं और वह जो है कार्य करती है, तो ऐसी मशीनें हमारी डीसी करंट से काम करें और हमें आउटपुट में हमारा कार्य दें जो हम काम चाहते हैं, तो ऐसी सभी मशीनें हमारी डीसी मशीनें कहलाती हैं। और एसी मशीनें हमारी वो मशीनें होती हैं जिन्हें हम अल्टरनेटिव करंट देते हैं, तो आउटपुट के रूप में वो हमारा काम करती हैं। अर्थात लेती तो एसी करंट है, लेकिन देती हमें आउटपुट में हमारा काम करती हैं, तो वे सारी मशीनें हमारी एसी मशीनें कहलाती हैं। और सार्वभौमिक या यूनिवर्सल मशीन, वह मशीन जो एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत पर कार्य करें, वो सारी मशीनें हमारी सार्वभौमिक टाइप की मशीन कहलाती हैं। जैसा कि आपको यहाँ दिखाया गया है, डीसी टाइप, एसी टाइप और सार्वभौमिक टाइप। सार्वभौमिक टाइप जो मशीन हमारी होती है, वो दोनों प्रकार के विद्युत पर कार्य करती है। अर्थात चाहे हम उसे डीसी टाइप करंट दें, चाहे एसी टाइप करंट दें, वो काम करेगी। इसका एक सबसे सरल और सस्ता उदाहरण आप लोगों के घरों में मौजूद है। आप लोगों के घरों में पाया जाने वाला मिक्सी ग्राइंडर, जो कि हमारे माताएं बहनें या घर में हम लोग भी जो है मसाले वगैरह पीसने के लिए, चटनी वगैरह बनाने के लिए प्रयोग करते हैं, वो मशीन हमारी सार्वभौमिक मशीन होती है। अब हम डीसी टाइप मशीन, आपको पहले ही बता चुका है कि जो डीसी करंट लेती हैं और हमारा कार्य करती हैं, वो हम सभी मशीनें डीसी टाइप मशीन कहलाती हैं। यह डीसी टाइप मशीन भी सामान्यतः दो प्रकार की होती है। पहला डीसी मोटर और दूसरा डीसी जनरेटर। तो डीसी मोटर वह मशीन जो डीसी टाइप की विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करने का कार्य करती है, डीसी मोटर कहलाती है। अर्थात वह मशीन जिसे कि हम डीसी टाइप की विद्युत ऊर्जा देते हैं और वह काम करती है हमारा, तो वह हमारी डीसी मोटर कहलाती है। अर्थात इनपुट के रूप में तो डीसी करंट लेती है, लेकिन आउटपुट के रूप में हमें यांत्रिक ऊर्जा प्रदान करती है। तो ऐसी सभी मोटरें जो होती हैं, वो हमारी डीसी मोटर कहलाती हैं। और डीसी जनरेटर वह मशीन जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं, डीसी जनरेटर या डीसी जनित्र कहलाती हैं। यहाँ देखिए एक शब्द आया, हमने डीसी जनरेटर या डीसी जनित्र का प्रयोग किया है। डीसी जनरेटर हम अंग्रेजी में इस मशीन को डीसी जनरेटर कहते हैं, और हिंदी में जब हम नाम लेते हैं तो इसे डीसी जनित्र कहते हैं। जनित्र अर्थात पैदा करने वाला। तो ये हमारा जो है डीसी जनित्र कहता है। तो ऐसी मशीन को हम जब यांत्रिक ऊर्जा देते हैं, तो वह हमें डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा हमें वापस देती है। तो ऐसी मशीन हमारी डीसी जनरेटर कहलाती है। अब इसी डीसी जनरेटर के हमें सिद्धांत के बारे में समझना है कि यह डीसी जनरेटर हमारा किस प्रकार काम करता है, किस नियम पर काम करता है। तो डीसी जनरेटर का जो सिद्धांत होता है, वह डीसी जनरेटर का सिद्धांत फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम पर काम करता है। फैराडे महोदय ने जो सिद्धांत बताए, और बच्चों एक चीज आप लोग ध्यान में रख लीजिए, फैराडे महोदय ने अपने जितने भी सिद्धांत बताए हैं, अपने सारे सिद्धांतों को उन्होंने दो पार्ट में विभाजित करके बताया है। पहले भाग में उन्होंने यह बताया है कि यह करने से यह होता है, और दूसरे में उन्होंने बताया है कि कितना हम करेंगे कि कितना होगा। इन चीजों पर आप ध्यान रखेंगे। फैराडे महोदय का सिद्धांत हमेशा दो भागों में बटा होता है, चाहे किसी भी प्रकार के सिद्धांत फैराडे महोदय के हों। तो फैराडे महोदय ने बताया कि यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर घुमाया जाता है, तो चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होती है। तो फैराडे महोदय का यह उन्होंने दो पार्ट में समझाया। तो पहला पार्ट है जिसके अनुसार यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र में, यदि किसी चुंबकीय फील्ड में हम किसी चालक को रखकर घुमाते हैं, तो चालक में विद्युत वाहक बल पैदा होती है। और दूसरे भाग में उन्होंने बताया है कि कितना करने से कितना होता है। तो चालक में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल ईएमएफ, जिसे हम इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स कहते हैं, तो चालक में पैदा हुआ विद्युत वाहक बल की दर चालक द्वारा काटे गए चुंबकीय फ्लक्स के मान के समानुपाती होता है। अर्थात अगर हम इसको समझें, तो पहले को आप समझिए, किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर
दो चुंबक हों N और S, और उसके बीच में हम किसी चालक को रख करके, दो चुंबक हमारे हैं N है और S है, तो उसके बीच में अगर हम किसी कंडक्टर को रखते हैं और उस कंडक्टर को हम मूव कराते हैं, घुमाते हैं, तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा हो जाती है। यह पैदा हुई ईएमएफ, दूसरे में उन्होंने बताया कि यह पैदा हुई ईएमएफ कंडक्टर द्वारा काटे गए चुंबकीय फ्लक्स के मान के समानुपाती होता है। अर्थात यह कंडक्टर जितना अधिक चुंबकीय फ्लक्स को काटेगा, कंडक्टर में उतना ही अधिक ईएमएफ पैदा होगा। तो ये हमारा डीसी जनरेटर का सिद्धांत होता है, जिसे फैराडे ने समझाया है। अब डीसी जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत, डीसी जनरेटर का जो कार्यकारी सिद्धांत होता है, आप प्रदर्शित चित्र में देखें, N है और S है, और उनके बीच में एक सिंगल टर्न कुंडली रखी हुई, कुंडली अर्थात क्वाइल रखी हुई है, और यह क्वाइल उस चुंबकीय क्षेत्र के बीच में घूम रहा है। आपको यहाँ पे दिखाई देगा, ये देखिए चुंबकीय बल रेखाएं हैं, ये आपकी जितने ये तीर के निशान से जो दर्शाई गई है, ये चुंबकीय बल रेखाएं हैं, और ये क्वाइल है हमारा ABCD। ये सिंगल टर्न क्वाइल है, अर्थात एक कंडक्टर का क्वाइल यहाँ पे आपको दर्शाया गया है, और ये हमारा नॉर्थ पोल और ये साउथ पोल। ये जो आप देख रहे हैं यहाँ पे B1 और B2 हमारे कम्यूटेटर हैं, और यहाँ पर कार्बन ब्रश लगा हुआ है, जिसकी मदद से इस कुंडली में पैदा हुए ईएमएफ हमारे कम्यूटेटर तक आते हैं, और इस कम्यूटेटर से ब्रश पर आते हैं, और ब्रश से हम बाहर अपने टर्मिनल पर लेकर के फिर हम यहाँ से काम करते हैं। तो जैसा यहाँ पे आपको दिखाया गया है, इसको आप ध्यान से देखेंगे तो निश्चित रूप से आपको बातें समझ में आ जाएंगी। यहाँ पे हमने लिखा भी है, प्रदर्शित चित्र में आयताकार क्वाइल एक टर्न ABCD को दो ध्रुवों N व S के मध्य घूमता हुआ दिखाया गया है, जिसके सिरों पर एक गोल छल्ला B1 व B2 लगा हुआ है, जिसे हम कम्यूटेटर कहते हैं। यह कम्यूटेटर भी क्वाइल के साथ ही घूमता रहता है। ऐसा नहीं है कि यह क्वाइल घूमेगा और कम्यूटेटर नहीं घूमेगा। अगर क्वाइल घूमेगा तो क्वाइल के साथ ही यह कम्यूटेटर भी घूमता रहता है। इसी कम्यूटेटर पर दो कार्बन ब्रश लगे होते हैं, जिनका काम क्वाइल में उत्पन्न ईएमएफ को संग्रहित करना होता है। अर्थात फैराडे ने बताया था कि किसी भी चुंबकीय क्षेत्र में जब कोई कंडक्टर घूमता है तो कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होती है। तो उसी के अनुसार यह कंडक्टर हमारा जब इस चुंबकीय क्षेत्र में घूमेगा तो इस कंडक्टर में ईएमएफ पैदा होगी, और यह पैदा हुई ईएमएफ कम्यूटेटर पर आती है, और कार्बन ब्रश के माध्यम से हम इस कम्यूटेटर के पर पहुंचे हुए ईएमएफ को कलेक्ट करते हैं, और फिर इसको हम टर्मिनल पर भेजते हैं, और टर्मिनल पर अपना लोड वगैरह लगा करके हम काम लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो दर्शाया गया है आपको 0 to 90 डिग्री, इसके बारे में हम थोड़ा अगले स्लाइड में पढ़ेंगे, लेकिन हमें समझ में आ रहा है कि आप लोगों को यह बात समझ में आ गई है कि ईएमएफ किस प्रकार से कंडक्टर में पैदा होता है। अब देखिए चुंबकीय क्षेत्र में चुंबक की अवस्था, पिछले स्लाइड में आपको दिखाया गया कि किस प्रकार हमारा कंडक्टर घूम रहा है। अब यहाँ पर कल्पना करिए कि ये हमारा कंडक्टर है और चुंबकीय क्षेत्र में रखा हुआ है। तो जब चुंबकीय क्षेत्र के समांतर हमारा कंडक्टर रहेगा तो उस स्थिति में कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होगी। लेकिन ज्यों ही यह अपने पूर्व की स्थिति से धीरे धीरे घूमता हुआ 90 डिग्री पर पहुंचेगा, अर्थात 90 डिग्री कंडक्टर घूम जाएगा। पहले कंडक्टर की अवस्था ये थी, और फिर 90 डिग्री घूमने के बाद कंडक्टर की अवस्था यह हो गई। तो इसने जब घूमना शुरू किया तो शुरू में इसने कम फ्लक्स को काटा तो इतना इलेक्ट्रिक ईएमएफ पैदा हुआ, फिर और काटा तो इतना पैदा हुआ, और फ्लक्स को काटा तो इतना पैदा हुआ, और जब कंडक्टर पूरी तरह से 90 डिग्री घूम गया तो उस अवस्था में यह कंडक्टर जो है मैक्सिमम फ्लक्स को काट रहा है। तो ऐसी स्थिति में हमारे कंडक्टर में मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगी, और फिर कंडक्टर जब 90 डिग्री से आगे बढ़ता है घूमता हुआ, तो फिर यह दूसरी तरफ आता है और फ्लक्स की संख्या धीरे धीरे कम हो जाती है, अर्थात कंडक्टर द्वारा काटे गए फ्लक्स की संख्या धीरे धीरे
कम होने लगती है और फिर यह 180 डिग्री घूमता है तो अपने पूर्व की स्थिति में आ जाता है, अर्थात जिस प्रकार यह 0 डिग्री पर था उसी प्रकार की स्थिति में आ गया। जैसा आपको यहाँ कंडक्टर की स्थिति भी दिखाया गया है, देखिए यहाँ कंडक्टर इस स्थिति में है, 90 डिग्री पर इस स्थिति में आया और फिर 180 डिग्री घूम करके पुनः उसी स्थिति पर आ गया। तो इस स्थिति में 0 डिग्री पर जब था तो यह चुंबकीय फ्लक्स के समांतर था और यहाँ पर कंडक्टर में कोई ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा था। 90 डिग्री पर इसने मैक्सिमम फ्लक्स को काटा, तो फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम के अनुसार इस कंडक्टर में मैक्सिमम ईएमएफ पैदा हुआ। इसी तरह घूमते हुए जब चालक 180 डिग्री पर आया तो आप देखिए कंडक्टर की स्थिति क्या है, बिल्कुल 0 डिग्री वाली स्थिति कंडक्टर की 180 डिग्री पर हो गई है। अंतर केवल इतना होता है कि यह वाला भाग, कंडक्टर का यह वाला सिरा 180 डिग्री पर इस भाग पर आ जाता है, अर्थात कंडक्टर केवल उलट जाता है। तो लेकिन स्थिति उसकी वही रहती है और इस स्थिति पर इस कंडक्टर में कोई भी ईएमएफ पैदा नहीं होता। फिर यह 180 डिग्री से आगे बढ़ना शुरू करता है, तो 180 डिग्री से यह 270 डिग्री पर पहुंचता है। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार यह 0 से 90 डिग्री पर पहुंचा था, उसी प्रकार यह 180 डिग्री से 270 डिग्री पर पहुंचता है और पुनः यहाँ से फ्लक्स को काटना शुरू करता है और फ्लक्स को जैसे जैसे काटेगा तो उसकी फ्लक्स की संख्या बढ़ती जाएगी और कंडक्टर में ईएमएफ की संख्या भी बढ़ती जाएगी। इस प्रकार यह 270 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स को काटता है, उसी प्रकार जिस प्रकार कंडक्टर ने 90 डिग्री पर मैक्सिमम फ्लक्स को काटा था। तो यह 270 डिग्री पर भी कंडक्टर में ईएमएफ की संख्या मैक्सिमम होगी और फिर यह चुंबकीय क्षेत्र में इस कंडक्टर की स्थिति घूमते 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 पुनः 360 डिग्री पर आती है। तो यहाँ पर कंडक्टर में पुनः जो है अपने पूर्व की स्थिति में आता है और ईएमएफ इसमें नहीं बनता। तो इसी प्रकार हम आगे की स्लाइड में हम और क्लियर से इसको समझ पाएंगे। यहाँ देखिए, यहाँ पे आपको नीचे भी यहाँ चित्र से दिखाया गया है। ये देखिए आपका 0 से 90 पर पहुंचा, यहाँ भी देखिए 0 से जो ही 90 पर पहुंच रहा है इसमें ईएमएफ का मान अधिक है और दूसरी स्थिति में यहाँ देखिए 90 से 180 पर पहुंच रहा है। जब 90 से 180 पर पहुंच रहा है तो बिल्कुल वही स्थिति उत्पन्न हो रही है 180 डिग्री पर भी कंडक्टर की, जो कि 0 डिग्री पर थी। तो इस प्रकार यहाँ 0 पर अगर ईएमएफ पैदा नहीं हो रहा था तो 180 डिग्री पर भी ईएमएफ पैदा नहीं होगा। यहाँ अगर 90 पर ईएमएफ पैदा हो रहा था मैक्सिमम, तो उसी तरह से 90 या 270 डिग्री पर भी इसमें मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होगी। जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, चालक चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है, अतः यह घूमते हुए पुनः 90 डिग्री से आगे बढ़ते हुए 180 डिग्री पर पहुंचता है, 180 डिग्री पर पहुंचता है और पुनः चुंबकीय फ्लक्स के समांतर वाली स्थिति में आ जाता है। जो यहाँ स्थिति है वही स्थिति यहाँ भी है, तो समांतर स्थिति में आ गया और इस स्थिति में भी चालक में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी। चालक फिर यहाँ से घूमते हुए 270 डिग्री पर पुनः अधिकतम फ्लक्स काटेगा। चालक यहाँ से घूमते हुए पुनः 270 डिग्री पर अधिकतम फ्लक्स काटता है और इस समय भी चालक में अधिकतम ईएमएफ पैदा होती है। तो देखिए अधिकतम ईएमएफ वाली स्थिति ये है और अधिकतम ईएमएफ वाली स्थिति ये है। 0 ईएमएफ वाली स्थिति ये है और 0 ईएमएफ वाली स्थिति ये है। उसी तरह से 0 ईएमएफ वाली स्थिति यहाँ भी है जब 370 डिग्री पर हमारा जो है कंडक्टर घूम जाता है। तो इस प्रकार से 0 से 360 डिग्री तक हमारा कंडक्टर घूमता है और कंडक्टर हमारा एक साइकिल पूरा कर लेता है, अर्थात एक चक्कर जो है कंडक्टर जहां से शुरू करता है फिर उसी जगह पहुंच जाता है और एक साइकिल अपना पूरा कर लेता है, अर्थात पुनः शुरुआती अवस्था में आ जाता है। इस प्रकार 0 पर कोई ईएमएफ नहीं, 90 डिग्री पर मैक्सिमम ईएमएफ, 180 पर कोई ईएमएफ नहीं, 270 डिग्री पर मैक्सिमम ईएमएफ और 360 डिग्री पर चालक पुनः अपने 0 डिग्री वाली स्थिति में पहुंच जाता है और यहाँ भी इसमें कोई ईएमएफ पैदा नहीं होता। इस प्रकार चालक जब तक चुंबकीय क्षेत्र में घूमता रहता है, इसी प्रकार चालक में फैराडे के इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के नियम से मैक्सिमम
और 0 ईएमएफ पैदा होती रहती है। इसको हम एक दूसरे जो है चित्र से भी आपको समझाते हैं, जिससे हमें लगता है कि आपको और ज्यादा समझ में आएगा। ये देखिए आपका यन और यस है। यन और यस, यहाँ पर देखिए यह कंडक्टर इस क्षेत्र में घूमना शुरू करता है तो यहाँ भी ए बी सी डी आपको एक कॉइल के सिरे दिखाए गए हैं। तो आप देखिए जब यह 90 डिग्री तक घूमता है तो यहाँ पर देखिए ये मैक्सिमम ईएमएफ पैदा होती है। यहाँ भी आपको चालक की स्थिति दिखाया गया है, तो यहाँ पर हमारा मैक्सिमम स्थिति पैदा हुई। और जब 180 डिग्री पर घूमा तो यहाँ पर ईएमएफ का मान 0 हो गया। लेकिन 180 डिग्री घूमने पर होता क्या है, ये देखिए ए और बी का सिरा और सी और डी का सिरा, यहाँ पर जो ही 0 होता है 180 डिग्री पर इसमें पैदा होने वाली ईएमएफ जो ही 0 होती है, त्यों ही कंडक्टर में भी ईएमएफ का मान 0 हो जाता है। और 180 डिग्री पर ए और बी का जो सिरा नॉर्थ साइड में था, वहीं 180 डिग्री घूमने के बाद ए और बी का सिरा साउथ साइड में पहुंच गया, जहां आपको दिखाया जा रहा है। और 0 होते ही पुनः कंडक्टर जब यहां से आगे बढ़ना शुरू करता है तो कंडक्टर में पुनः ईएमएफ पैदा होना शुरू हो जाती है। और 0 से 180 डिग्री तक जो कंडक्टर में ईएमएफ ए और बी के दिशा में करंट की दिशा थी, फिर वह जो है 180 से 360 के बीच में करंट की दिशा सी और डी में होगी। इस प्रकार से हमारे इस कम्यूटेटर पर जो ईएमएफ हमें प्राप्त होता है वह एक दिशा वाला ईएमएफ हमें प्राप्त होता रहता है, जो कि आप जानते हैं कि एक दिशा वाली ईएमएफ जो होती है वह हमेशा डीसी होती है। जैसा कि आप यहाँ पढ़ भी सकते हैं, इस प्रदर्शित चित्र को देखकर भी हम समझ सकते हैं। इसमें कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूम रहा है और यह चुंबकीय क्षेत्र के समांतर में है। यहाँ देखिए समांतर में है, तब कोई भी ईएमएफ कॉइल में पैदा नहीं होगी। परंतु जब कॉइल अपनी समांतर वाली स्थिति से 90 डिग्री पर पहुंचता है तो वह अधिकतम फ्लक्स काटेगा और कॉइल में अधिकतम ईएमएफ पैदा होगी। वहीं कॉइल जब 90 डिग्री से 180 डिग्री पर पहुंचता है, तो वह पुनः समांतर वाली स्थिति में आ जाता है। इस समय कॉइल में कोई ईएमएफ पैदा नहीं होगी, जैसा पहले भी आपको बताया जा चुका है। इसी प्रकार कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता हुआ 270 डिग्री पर अधिकतम और 360 डिग्री पर पुनः समांतर स्थिति में आकर अपना एक चक्र पूरा करता है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, यहाँ पर जो कंडक्टर की स्थिति थी वही कंडक्टर की स्थिति यहाँ भी है। अर्थात यहाँ से भी आप समझ सकते हैं, यह 180 डिग्री जब घूमा तो ए और बी यस साइड में चला गया, और जब यहाँ से 180 डिग्री घूमेगा तो फिर यह ए और बी इधर आ जाएगा, अर्थात इस स्थिति में पुनः आ जाएगा और कंडक्टर हमारा एक चक्कर पूरा कर लेगा। इस प्रकार जब तक कॉइल चुंबकीय क्षेत्र में घूमता रहता है तब तक कॉइल में ईएमएफ पैदा होती रहती है। आप लोगों को यहाँ भी समझ सकते हैं। पोजीशन ऑफ कॉइल देखिए, चीजें वही हैं। इसको मैंने आपको पूर्व में भी समझा चुका हूं, लेकिन आप इसको आगे भी समझ सकते हैं। सेम वही चीजें हैं जो पिछले में समझाई गई हैं। आज का यह प्रशिक्षण का सारांश जो आप लोगों को बताया गया, आज के प्रशिक्षण में आप लोगों ने क्या सीखा? आज के प्रशिक्षण में आप लोगों ने सीखा मशीन क्या होता है, मशीन कितने प्रकार की होती है। तो मशीन क्या होता है? वह वस्तु जो हमारे कार्य को आसान बनाती है, मशीन कहलाती है। मशीन कितने प्रकार की होती है आपको बताया गया, 2 प्रकार की होती है, एक विद्युत मशीन और दूसरा यांत्रिक मशीन। तीसरा बताया गया डीसी, एसी व यूनिवर्सल मशीनें क्या होती हैं। वे मशीनें जो पूर्णतः डीसी पर करंट पर आधारित होकर के कार्य करती हैं, डीसी मशीन कहलाती है। वे मशीनें जो पूर्णतः एसी करंट पर आधारित होकर के कार्य करती हैं, एसी मशीन कहलाती है। और वे मशीनें जो एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत पर कार्य करती हैं, वो सभी यूनिवर्सल मशीनें या सार्वभौमिक मशीनें, या कहीं कहीं किताबों में आपको ये सार्वत्रिक मशीनों के नाम से भी इनका जो है पढ़ने को आपको मिलेगा। तो आप लोग इससे कंफ्यूज ना हो,
यूनिवर्सल मशीन को सार्वभौमिक मशीन, सार्वत्रिक मशीन और यूनिवर्सल मशीन, इन तीनों के नाम से जाना जाता है। और ये तीनों एक ही मशीनें हैं जो कि एसी और डीसी दोनों प्रकार के विद्युत पर कार्य करती हैं। आपको बताया गया डीसी मशीनों के प्रकार क्या हैं। तो डीसी मशीन के दो प्रकार हैं, डीसी मोटर और डीसी जनरेटर। डीसी मोटर वह मशीन जो डीसी प्रकार की विद्युत लेकर के यांत्रिक ऊर्जा के रूप में परिवर्तित कर देती है, वह हमारी डीसी मोटर है। और जो यांत्रिक ऊर्जा को डीसी प्रकार की विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देती है, वो हमारा डीसी जनरेटर है। फैराडे का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का नियम क्या है, यह आपको बताया गया था कि जब किसी चुंबकीय क्षेत्र में किसी चालक को रखकर घुमाते हैं तो चालक में ईएमएफ पैदा होती है। दूसरा बताया था इसमें, चालक में पैदा हुई ईएमएफ की दर चालक द्वारा काटे गए चुंबकीय क्षेत्र के मान के समानुपाती होती है, अर्थात जितना अधिक चुंबकीय क्षेत्र को कंडक्टर काटेगा उतना अधिक जो है इसमें ईएमएफ पैदा होगी। और डीसी जनरेटर का कार्यकारी सिद्धांत जैसा पीछे आप लोगों को समझाया जा चुका है 3-4 स्लाइड के द्वारा। आशा है आज मैंने आप लोगों को डीसी जनरेटर के कार्य सिद्धांत पर प्रशिक्षण दिया और आशा करता हूं कि आज का यह प्रशिक्षण आपके भविष्य के लिए लाभप्रद साबित होगा। धन्यवाद।